आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है आभा श्रीवास्तव जी द्वारा लिखित कहानी वारिस। दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले स्टेशन पर मैं ट्रेन में चढ़ने ही वाली थी कि किसी ने पीछे से पुकारा, वसुधा दीदी। मैं चौंक उठी। इस संबोधन और इस मधुर स्वर को तो मैं लाखों में पहचान लेती, फिर भी मुड़कर देखने का लोभ संवरण नहीं कर पाई। क्या सच में रचना भाभी ने ही मुझे पुकारा? इतने बरस बाद भी उस मीठे स्वर का अल्हड़पन वैसा ही मासूमियत भरा कैसे रह गया? पलटकर देखा तो अनायास ही हक्की बक्की खड़ी रह गई। हाँ, वह रचना भाभी ही तो थी। वही गोरा उजला रंग और वही निष्पाप निर्दोष मुस्कुराहट। कहते हैं जाने वाले को पुकारना नहीं चाहिए, लेकिन मैं तो ट्रेन से उतर ही चुकी थी। उम्र जैसे एक बार फिर 20 बरस पीछे लौट गई। सारे गिले शिकवे भुलाकर मैं रचना भाभी से लिपट गई। आंखें अनायास ही भर आई थीं। समय इतनी तेज रफ्तार से बीत गया, पता ही न चला। वसुधा दीदी, अपने बेटे से मिलिए, आदित्य। पास ही खड़े लंबे से युवक को रचना भाभी ने आगे किया तो लगा जैसे हूबहू दिनेश दा ही आकर खड़े हो गए हों। एक अवश्य सी रुलाई अंदर से बहने लगी। आदित्य ने आकर पैर छुए तो खींचकर मैंने उसे गले से लगा लिया। ये मेरे पति अजय हैं। रचना भाभी धीरे से बोली तो मुझे एक चोट सी लगी। आंखें फिर भर आईं। रचना भाभी के पति की जगह अगर आज दिनेश दा होते तो? दिनेश दा के बोल अनायास ही कानों में गूंज उठे। वसुधा, तू कहेगी तभी अम्मा रचना से मेरा ब्याह कराएंगी, नहीं तो नहीं। रचना भाभी ने ऐसा क्यों किया? दिनेश दा की विधवा बनकर ही जीवन काट लेती। इतना प्यार करने वाले पति के लिए तो लोग 7 जन्मों की कामना करते हैं। रचना भाभी एक जीवन भी प्रतीक्षा नहीं कर पाई। मेरी ट्रेन चली गई थी। जाती हुई ट्रेन कब किसके लिए रुकती है? एक यात्री न सही दूसरा यात्री। क्या जीवन का सफ़र भी ऐसा ही होता है? मनपसंद जीवन साथी का साथ छूट जाए तो क्या दूसरे का साथ ज़रूरी हो जाता है? रचना भाभी के पति अजय काफ़ी सहृदय लगे। दूसरे के बच्चे को पढ़ा लिखा कर लायक बना देना सहृदय लोग ही कर सकते हैं। वे हमें अकेला छोड़कर चाय लाने चले गए। आदित्य पत्र पत्रिकाएं देख रहा था। वसुधा दीदी, आदित्य ने रुड़की से इसी साल इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। आपके भैया यही चाहते थे ना? रचना भाभी ने जब कहा तो मुझे न चाहते हुए पूछना ही पड़ गया। भाभी, क्या दूसरा ब्याह करना इतना ज़रूरी था? आप कुछ भी कह सकती हैं दीदी, मैं कोई सफाई नहीं दूंगी। बस इतना जान लीजिए कि अगर आज अजय न होते तो न मैं जीवित रहती न आदित्य। मुझसे कुछ बोला ना गया। अजय चाय ले आए थे। चुपचाप चाय पीने लगी। चुप्पी को मानो एक बहाना मिल गया था। मेरे कानों में अम्मा के शब्द बार बार गूंज रहे थे। कुलच्छनी के पैर ही अशुभ हैं। कोई और बहू होती तो दिनेश की ऐसी गत न बनती। कभी लगता दिनेश दा बिस्तर पर लेटे पुकार रहे हैं, लौट आओ रचना, एक बार तुम्हें देख लूँगा तो चैन से मर सकूँगा। पर जिसे वे पुकार रहे थे उसे तो अम्मा ने धक्के मार कर कब का घर से निकाल दिया था। भाभी, हो सके तो एक बार अपनी ससुराल हो आओ, नहीं तो अम्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। रूंधे गले से भाभी का हाथ थामकर मैंने कहा तो उनकी आंखें छलछला आईं। मुझे दिनेश दा का संपूर्ण परिवार देखना अद्भुत लग रहा था, दिनेश दा के बगैर। न जाने क्यों रचना भाभी के पति को दादा कहने का मन हो आया। आज अगर दिनेश दा होते तो? 87 बरस की अम्मा बैठी हैं अभी, कोई इंद्रियां काम नहीं करती, लेकिन मेरे बाबूजी, संतोष दा, दिनेश दा सबको एक एक करके भगवान ने बुला लिया। कई बरस बीत गए। अब सभी कुछ सपना सा लगता है। कितना सुखी परिवार था हमारा। 2 बेटों की माँ होने का कितना गुमान था अम्मा को। इकलौती थी मैं। 2 भाइयों के बाद आई थी भाग्यशालिनी। बाबूजी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उन्होंने ही 8वीं पास अम्मा को आगे पढ़ने की प्रेरणा दी। इंटर बीटीसी करके अम्मा भी टीचर हो गईं। प्रतापगढ़ छोटा सा शहर था।
बाबूजी के कॉलेज में ही अम्मा ठाठ से नौकरी करने लगी, लेकिन अपने ठेठ देसी संस्कार, देसी मानसिकता और देसी बोली नहीं भूली। कॉलेज में उनका रूप, उनकी बोली कुछ और रहती, घर में कुछ और। बाबूजी की प्रेरणा से ही मैं लखनऊ पढ़ने गई। मैंने भी एमए फिर बीएड किया। पढ़ाई समाप्त होते न होते बाबूजी ने मेरे हाथ पीले कर दिए। मेरे बड़े भैया संतोष दा पढ़ने में अच्छे थे। कंपटीशन पास करके इनकम टैक्स अफसर बने तो छोटे दिनेश दा पढ़ने के लिए इलाहाबाद भेजे गए। संतोष दा का ब्याह हुआ। ढेर सारे दान दहेज और सामान के साथ फूल सी सुकुमारी सुप्रिया भाभी आई तो घर में मानो ताज़ी प्यार का एक झोंका सा आ गया। अम्मा भी घर बाहर संभालते संभालते थक गई थीं। भाभी के आने से उन्हें भी राहत मिली। मैं भी मायके जाती तो बैठने बोलने के लिए भाभी का संग साथ रहता। जब सुप्रिया भाभी के पांव भारी हुए तो अम्मा तो बावरी से डोल गईं। हे दुर्गा मैया, पोता होगा तो 1.25 किलो लड्डू का प्रसाद चढ़ाऊंगी। उस छोटे से शहर में बाबूजी का बड़ा रुतबा था। घर बाहर सुप्रिया भाभी पर आशीष बरसते कि पुत्रवती भवा। अम्मा तो 24 घंटों में 20 बार बेटा होने का जाप करती। तो धीरे से एक दिन सुप्रिया भाभी बोल ही पड़ी, अम्मा जी, कोई गारंटी है क्या कि बेटा ही होगा? मुझे तो बेटियां ही प्यारी लगती हैं। इतना सुनना था कि अम्मा पर मानो बम फूट गया। शुभ शुभ बोल बहू, इस खानदान में हमेशा पहला बेटा ही होता आया है। मेरी सास के भी, जेठानी के भी और मेरे भी। तब तेरी कोख से बेटी काहे जन्मेगी, बता तो। भाभी चुप लगा गई। कोख के अंदर की महिमा तो ईश्वर ही जानता है। परंपरा टूटनी थी सो टूटी। सुप्रिया भाभी को बेटी हुई तो बाबूजी फूले नहीं समाए, लेकिन अम्मा ने 2 दिन तक पोती का मुंह नहीं देखा। तीसरे दिन जबरदस्ती जब नन्ही पोती को अम्मा की गोदी में डाला गया तो उनके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट फूटी। किंतु अभी सुप्रिया भाभी की कोख की परीक्षा पूरी कहाँ हुई थी। जब 1.5 साल में ही दूसरी बेटी घर आई तो अम्मा ने सिर पीट लिया। शांत सुप्रिया भाभी बार बार गर्भ परीक्षण न करवाने की जिद पर अडिग थी। अम्मा उन्हें रात दिन वंश का वारिस पैदा न करने के ताने सुनाती थीं। संतोष दा का दूसरा ब्याह कराने की धमकी भी अक्सर दिया करती थी। संतोष दा सरकारी नौकरी में अनाप शनाप पैसा कमा रहे थे। गलत तरीके से कमाया गया पैसा कई अलाए बलाएं भी साथ ले ही आता है। संतोष दा को शराब पीने की लत भयानक रूप से लग चुकी थी। अब तो वह भी सुप्रिया भाभी को बेटा पैदा न करने का ताना देने लगे थे। उनका कहना था कि इतना पैसा कमा कर रख किसके लिए रहा हूँ? जब उसे भोगने वाला कोई वारिस ही नहीं रहेगा तो ऐसा पैसा किस काम का? अम्मा रात दिन भुन भुन करती। बड़े भाग थे जो हमारी एक्के बिटिया रही, सस्ते जमाने में ब्याही गई। ये दोनों तो हमरे संतोष को बिकवा के ही दम लहे हैं। दोनों पोतियों से उन्हें कोई लगाव नहीं था। हाँ, नवरात्रों में 9 देवियों का व्रत बड़ी ही धूमधाम से करती थी। घर में बस अम्मा और संतोष दा की ही चलती थी। शांत स्वभाव के बाबूजी रिटायरमेंट के बाद और भी अंतर्मुखी हो गए थे। सरकारी रुतबे ने संतोष दा का अहंकार और अधिक बढ़ा दिया था। घर बैठी बीवी उन्हें बच्चा पैदा करने की मशीन से अधिक कुछ नहीं लगती थी। उनकी चरित्रहीनता को लेकर विभाग में कई बार बातें उड़ चुकी थीं। ऐसा नहीं था कि सुप्रिया भाभी को सब पता न था, किंतु वे अपना घर नहीं तोड़ना चाहती थीं। वह एक बार पुनः गर्भवती हुई। जिद तोड़कर गर्भ परीक्षण करवाया। गर्भ में बेटा तो था, लेकिन फिर भी 9 महीने सुप्रिया भाभी की जान सांसत में पड़ी रही। यह तो एक जुआ था जिसमें सुप्रिया भाभी की कोख दांव पर लगी थी। वे 9 माह अंतर्द्वंद झेलते हुए खोखली हो गईं। 9 माह बाद पुत्रवती भव का आशीर्वाद फला, किंतु 2 शापों के साथ। बेटा जन्म से ही गूंगा बहरा था, यह तो पहले ही दिन पता चल गया था, किंतु 4-5 दिन बाद ही उसकी विचित्र हरकतें देख सभी को अटपटा लगने लगा। बच्चे का भावहीन चेहरा और कांच की गोलियों सी आंखें भयावह लगने लगी। धीरे धीरे ज्ञात हो गया कि बच्चा नॉर्मल नहीं है। उसके साथ के बच्चे घुटनों चलते, किलकारियां भरते, किंतु वह भाव शून्य आंखों से स्थिर बना हमें घूरता रहता। किंतु सुप्रिया भाभी ने हार नहीं मानी।
अपने उसी मंद बुद्धि शिशु पर भी जान छिड़कती। संतोष दा उसे गाली देते, बाप होकर भी बेटे के मरने की बद्दुआ करते, अनाथालय छोड़ने की बात करते, पर अडिग हिमशिला सी सुप्रिया भाभी सब झेल जाती। यूँ लगता वह बच्चा सुप्रिया भाभी से पूर्व जन्म की कोई शत्रुता निभाने आया है। दिनेश दा इलाहाबाद गए थे इंजीनियरिंग की कोचिंग करने। उसमें तो सफल ना हो सके, पर अम्मा के मुंह बोले भाई छुट्टन मामा की बड़ी बेटी से दिल अवश्य लगा बैठे। छुट्टन मामा की वही बेटी कालांतर में मेरी प्रिय रचना भाभी बनी। रचना भाभी की प्रेरणा ही थी जो दिनेश दा निराश नहीं हुए। बीएससी, एमएससी और फिर पीएचडी की डिग्री लेकर वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैथ्स के लेक्चरर नियुक्त हुए। छुट्टन मामा की 3 बेटियां थीं। मध्यम वर्गीय परिवार था। जिस दान दहेज की अम्मा को अपेक्षा थी उसका सूद भर भी नहीं मिल पाया। सुप्रिया भाभी जहां सोने से पीली होकर मायके आई थीं, वहीं रचना भाभी के पास मात्र शगुन भर के कपड़े और गहने थे। न घर गृहस्थी का कोई सामान, न ही नकद। अम्मा का मुंह तो तभी से फूल गया था जब दिनेश दा ने अपनी पसंद जाहिर की थी। वे बड़बड़ करती फिरी थी, छुट्टन की हालत हम जानत नहीं का, तिनको तक न दही है, कहाँ फंस गए दिनेश। लेकिन दिनेश दा ब्याह करके ही माने और ले गए रचना भाभी को अपने साथ। वह जानते थे प्रतापगढ़ में अम्मा के पास रचना भाभी को छोड़ने का मतलब था कि रात दिन रचना भाभी अम्मा की गृहस्थी में पिसती और दहेज न लाने के ताने सुनती। दिनेश दा और रचना भाभी की गृहस्थी भी बस ही रही थी कि जाने किसकी नज़र लग गई। दिनेश दा की तबीयत गिरी गिरी रहने लगी और एक दिन सहसा पता चला कि उनकी दोनों किडनी बेकार हो चुकी है। ये दोनों एक बार फिर प्रतापगढ़ लौट आए। जिस नरक से दिनेश दा रचना भाभी को बचाना चाहते थे, उससे भी बड़े नरक में विधाता ने उन्हें धकेल दिया था। संतोष दा ने भाई की हालत देखी तो पीछे नहीं हटे। पैसा पानी की तरह बहाने को तैयार थे वे। जिस बहू को अम्मा रात दिन दहेज के लिए कोसती थी, न जाने क्यों वही बहू अनायास पान के पत्ते की तरफ फेरी जाने लगी। फिर एक दिन अम्मा दिनेश दा और रचना भाभी को लेकर संतोष दा हैदराबाद चले गए। चंद महीनों बाद वे सभी दिनेश दा की किडनी ट्रांसप्लांट कराकर लौटे। जो कुछ सुना मैंने सन्न रह गई। यह संयोग ही था कि संतोष दा और रचना भाभी दोनों की ही किडनी दिनेश दा के लिए उपयुक्त थी। संतोष दा तो तैयार थे, किंतु अम्मा ने रचना भाभी से यह त्याग करने को कहा। रचना भाभी तो अपनी जान देकर भी दिनेश दा की जान बचाना चाहती थी। किडनी तो बहुत मामूली चीज़ थी, किंतु अम्मा का स्वार्थ मुझे तत्क्षण समझ में आ गया था। वह नहीं चाहती थी कि उनके दोनों बेटे एक एक किडनी के साथ जिएं। ऐसे में दोनों की ही जान पर कभी भी बन सकती थी। यह सब मुझे टुकड़ों टुकड़ों में दिनेश दा ने बताया था। हैदराबाद से लौटते ही रचना भाभी पर मानो कहर टूट पड़ा। दिनेश दा के लिए डॉक्टर ने कई हिदायतें बताई थीं। रचना भाभी पूरे नियम से अपने पति की सेवा में तत्पर थीं कि अम्मा ने 4 ही दिन में उन्हें दिनेश दा के कमरे से क्या, अपने घर से ही लात मारकर बाहर धकेल दिया। वह लाख रोती रहीं, घर की दहलीज पर सिर पटकती रहीं, किंतु अम्मा नहीं पसीजी। बेहद क्रूरता से बोली, दान दहेज तो लाई नहीं, बाप के घर से नंगी बुच्ची चली आई। अरे गुर्दा देखकर कौनो एहसान नहीं किया हमारे बेटे पर, दहेज के बदले गुर्दा दिया है तूने। उस समय अम्मा साक्षात डायन लग रही होंगी। भीष्म पितामह जिस प्रकार द्रौपदी का चीरहरण होते देखकर चुप रह गए थे, उसी प्रकार बाबूजी सब कुछ देख सुनकर भी अम्मा से कुछ न बोल पाए। संतोष दा भी रचना भाभी के साथ हुए अन्याय के मूक साक्षी थे। जो भाई और जो पिता अपनी बहन बेटी पर जान छिड़कते हों, वे अपने ही घर में दूसरे की बेटी पर होते हुए अन्याय को देखकर कैसे निर्विकार रह जाते हैं, यह बात मैं आज तक नहीं समझ पाई। सुप्रिया भाभी देवरानी की दुर्गत चुपचाप देख रही थीं। अम्मा के खिलाफ कुछ बोलने का मतलब था अपने बच्चों को अनाथ कर देना। बाबूजी ने इतना अवश्य किया कि रोती कलपती गर्भवती रचना भाभी को उनके मायके छोड़ आए। रचना भाभी के गर्भवती होने की बात मात्र मुझे ही पता थी और मैं उस समय ससुराल में थी। अम्मा ने रचना भाभी को घर से धकेल अवश्य दिया था,
किंतु दिनेश दा की सेवा करना उनके बस का नहीं था। आए दिन कभी दवा देना भूल जाती तो कभी टॉयलेट की सफाई। वही हुआ जिसका डर था। दिनेश दा को किडनी में इन्फेक्शन हो गया। हालत दिन पर दिन गिरती गई। प्रतापगढ़ छोटा सा कस्बा था। वहाँ के डॉक्टरों ने दिनेश दा को पीजीआई लखनऊ भिजवाया। दिनेश दा को आभास हो चला था कि वह अब चंद दिनों के ही मेहमान हैं। उनकी करुण आंखें कातर होकर बोली, मुझे वह बातें अभी भी याद हैं। वसुधा, रचना कहाँ चली गई ऐसे बिना बताए? एक बार उसे देख लूँ तो चैन से मर सकूँगा। लेकिन दिनेश दा यूं ही चुपचाप चले गए बिना रचना भाभी से मिले ही। उनकी मृत्यु का धक्का बाबूजी बर्दाश्त नहीं कर पाए। महीने भर के अंदर वे भी इस दुनिया से कूच कर गए। घर में हुई दो मौतों के सदमे से अम्मा उबर नहीं पा रही थीं। सुप्रिया भाभी का बेटा मंटू अब 12 बरस का हो चुका था। परिवार का एकमात्र वंशज, जिसकी देखभाल करने में सुप्रिया भाभी ने अपना जीवन होम कर दिया। वे अम्मा, संतोष दा, बेटियों और बेटे की सेवा में रत एक तपस्विनी थी। मंटू के लिए सुबह उठकर वह बेड पैन देती, कपड़े बदलती, दलिया खिलाती, सूप पिलाती। मजाल था कि उस सुंदर चेहरे पर एक शिकन भी आ जाती कि एक दिन अनायास ही मंटू के हाथ पैर ऐंठ गए। मुंह से फेन निकलने लगा और गों गों करता हुआ वह बिस्तर पर लुढ़क गया। अम्मा के परिवार का यह वंशज भी जाता रहा, जिसके पैदा होने के लिए कितनी कितनी मनौतियाँ मानी गई थीं। न जाने कितने व्रत उपवास किए गए थे। साल भर के अंदर हमारे घर में यह तीसरी मृत्यु थी। इस हादसे के बाद अम्मा को फालिज मार गया और जबान लटपटाने लगी। दुख से उबर कर सुप्रिया भाभी ने धीरे धीरे दोनों बेटियों का ब्याह निपटाया। उनकी भी उम्र हो चली थी। बेटियां अपनी ससुराल में सुखी थीं, लेकिन अभी शायद विधाता को अम्मा से सुप्रिया भाभी और रचना भाभी के साथ हुए अन्याय का और अधिक बदला लेना था। संतोष दा अपनी अनियमित दिनचर्या और उल्टी सीधी आदतों के कारण कई बीमारियां झेल रहे थे। एक रात सोए तो सुबह उठे ही नहीं। अम्मा चित्कार कर उठी। जिन दो बेटों पर उन्हें इतना अहंकार था, आज उनके जीते जी दोनों ही इस दुनिया से विदा हो लिए थे। अब तो मायके जाते भी मुझे भय लगता। उतने बड़े घर में मात्र बिस्तर पर पड़ी अम्मा और श्वेत वस्त्र धारिणी सुप्रिया भाभी, सारा घर भाएं भाएं करता। अम्मा को धीरे धीरे अब एहसास होने लगा था कि उन्होंने अपनी मनमानी से पूरा घर तबाह कर दिया था। परमात्मा की ऐन लाठी उन पर पड़ी, जिसमें आवाज़ नहीं हुई थी। बिस्तर पर पड़े पड़े पता नहीं कैसे उनके हाथ पैर सब टेढ़े मेढ़े होकर अकड़ गए थे। पीठ पर भयानक बेड सोर हो गए थे। टट्टी पेशाब सब बिस्तर पर ही हो रहा था। धन्य थी सुप्रिया भाभी जो अम्मा की देखभाल सगे बच्चों से बढ़कर कर रही थी। संतोष दा के न रहने के बाद से ही अम्मा की बची खुची बोलने की शक्ति भी जाती रही थी। ये वही अम्मा थीं जिनकी एक हुंकार पर पूरा परिवार नाचता था। कहते हैं वृद्ध और नख दंत विहीन शेर तक लाचार हो जाता है। फिर अम्मा तो इंसान थी। वे 87 बरस की हो चुकी थी। पता नहीं कितने दिन इस हालत में और गुजारने थे। इसी दुनिया में व्यक्ति स्वर्ग और नर्क दोनों भोगता है। गों गों करते हाथ जोड़कर बिस्तर पर पड़ी अम्मा सुप्रिया भाभी से रात दिन पता नहीं क्या क्या कहती थी। शायद क्षमा ही मांगती थी। सुप्रिया भाभी निर्विकार भाव से अम्मा के सब काम निपटाती और बाकी बचे हुए समय में गीता रामायण पढ़ती। उस बार दिल्ली से लौटकर मैं एक बार फिर प्रतापगढ़ गई। यह मेरा घर था, जहाँ बचपन के अल्हड़ दिन बीते थे, जहाँ से डोली उठी थी। यूँ लगा अभी बाबूजी दफ्तर से लौटकर पुकारेंगे, वसुधा बिटिया एक गिलास पानी तो ले आ और ये सब्जी का झोला चौके में रख दे। अम्मा और दो भाभियों के रहते कितनी रौनक हुआ करती थी। वे दिन कहाँ उड़ गए पता नहीं। इतना समय बीत गया कि अपना ही घर पराया लगने लगा। मुझे देखकर सुप्रिया भाभी दौड़ी आई, गले लगा लिया। अम्मा को कुछ भी होश न था। उनके हाथ पैर एक ही मुद्रा में अकड़े थे। बस सांसों के चलने और पलकों के झपकने से पता चलता था कि वे अभी जीवित हैं। फिर एक दिन अचानक किवाड़ खड़के।
बरसों बाद रचना भाभी एक बार फिर ससुराल की दहलीज पर खड़ी थीं, इसी घर के वंशज को लेकर, दिनेश दा के बेटे को लेकर, आदित्य को लेकर। सुप्रिया भाभी दौड़कर पूजा घर में गईं और शंख फूंक दिया। शंखनाद सुनकर अम्मा की स्थिर पुतलियों में कुछ चमक दिखी तो मैं चीख पड़ी, अम्मा देखो तो कौन आया है। बड़ी कठिनाई से उन्हें सहारा दिया। रचना भाभी को देखकर उनके आंसू बह निकले। क्या ये पश्चाताप के आंसू थे? वह कुछ कहना ही चाह रही थी कि आदित्य ने आकर उनके चरण स्पर्श किए। बरसों बाद अम्मा के मुंह से एक शब्द निकला, दिनेश, और कड़ कड़ की आवाज़ के साथ उनके अकड़े हुए हाथ पैर सीधे हो गए और गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। तो यह थी आभा श्रीवास्तव जी द्वारा लिखित कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।